आप सबका स्वागत है और खास तौर पे धन्यवाद एक साथ एक समय पे जुड़ने के लिए, इस शो को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, अब आप लोग समझ ही गए होंगे शो का रैशनल ये नाम कहां से आया और आज क्यों मैं कर रहा हूं। मैं उसकी डिटेलिंग पे नहीं जाता, लेकिन मयूरेश, शुरुआत आपसे। भाई, आप विलियम ओ'नील को बिलोंग करते हैं, भाई एफआईआई ब्रोकरेज फर्म, गोरों से खूब इंटरेक्ट करते होंगे, तो ये बताइए क्या ये किस हद तक तस्वीर बदली है, हमारा प्रेफरेंस ग्लोबल मार्केट लैंडस्केप में बदला है? क्या ऐसा हुआ है भारतीय बाजारों का गोरों के मन में रन ऑफ द मिल एलोकेशंस हो रहे हैं, या 2014 ऑनवर्ड्स तस्वीर बदली है, हम थोड़ा सा प्रीमियम गार्नर करने लगे हैं, हमारा शेयर ऑफ द पाई बढ़ रहा है? ऐसा कुछ हुआ है क्या पिछले कुछ सालों में? मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो बिल्कुल, आई थिंक पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी जो टाइटल है वो बहुत जबरदस्त है। आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी को, आप जियो हजारों साल। और काफी जोक्स चल रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो मानता हूँ कि आई थिंक निफ्टी 18,000, सेंसेक्स 8,000, तो निफ्टी एडल्ट हो जाएगा और सेंसेक्स सीनियर सिटीजन हो जाएगा। ऐसे जोक्स चल रहे हैं। आई होप दैट हैपेंस। बट कमिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ एफआईज, आई थिंक जो फ्लोज हैं, आई थिंक इमर्जिंग इकोनॉमीज में अगर आप देखें, इंडिया हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लोज। दो तीन मुख्य कारण है। एक तो जो मैक्रो डेवलपमेंट्स हुए हैं, आई थिंक वी हैव नॉट स्ट्रेच्ड आवर बैलेंस शीट टू एक्सटेंसिवली, इसलिए अपने जो डेट जीडीपी रेशियोज हैं, अपनी जो फिस्कल डेफिसिट है, ये चेक में है। दूसरा, अगर हम कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इज इंप्रूविंग एट अ वेरी वेरी गुड पेस। सेकंड वेव में जरूर थोड़ा झटका आया था, बट अगर आप देखते हैं कैश अर्निंग्स यील्ड 6.3% पे है, बॉन्ड यील्ड 6.2% पे 10 ईयर। जब भी ये मौका आता है ऐसे सिचुएशन में, तो मुझे लगता है आई थिंक जो अर्निंग्स मोमेंटम है ये बरकरार रहता है। थर्ड, आई थिंक जो डेट इक्विटी रेशियोज है कंपनीज के एट एन ऑल टाइम लो लेवल है, व्हिच मींस प्रॉफिटेबिलिटी जैसे पेंट अप डिमांड आएगी सेकंड इंप्रूव। एफआई का पर्सपेक्टिव इज वेरी वेरी पॉजिटिव। एफआई का पर्सपेक्टिव इज वेरी वेरी पॉजिटिव। मुझे लग रहा था मेरे जवाब नहीं देने वाले, घुमा रहे हैं, गोरों का दिल लगा ही नहीं लगा, भारत में लग गया है इसका मतलब बेसिकली। अच्छा दीवान साहब, एक आसान सा सवाल जहन में आ रहा है, सोचा पूछ के यही कंप्लीट कर लूं। ये 2024 का आम चुनाव कौन जीत रहा है? आशीष, ये सवाल जो आपने पूछा ये थोड़ा सा मेरे लिए कठिन इसलिए है कि मैं राजनीतिक मामलों पे इतनी वो नहीं रखता पैनी नजर और इतनी एक्सपर्टीज है नहीं, बट नेवरदलेस उम्मीद यही है कि 2024 में भी हम जिस अच्छे काम को इस सरकार ने शुरू किया है उसको कायम रखें। मार्केट एक कंटिन्यूटी को पसंद करता है, तो उम्मीद यही है कि ये कंटिन्यूटी बरकरार रहे। और पहले तो श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं ढेरों इस खास दिन की, जन्मदिन की। सो उम्मीद यही है कि उनके नेतृत्व में हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बना जो घोषणा उन्होंने की थी, उसको सफल करें। हम लोग के लिए, सबके लिए बहुत फायदा होगा। हम सबकी तरफ से बहुत विशेष पीएम साहब को। अच्छा, गुजरात में तो बहुत उठापटक हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, तो मैं पार्थिव को परेशान नहीं करूंगा। हेमांग सर, लेकिन अगली बर्थडे तक निफ्टी के टारगेट्स आप लोग मोतीलाल ओसवाल पे क्या लेके चल रहे हो? निफ्टी का आशीष जी टारगेट तो अभी कोई तय नहीं किया है, पर काफी पॉजिटिव ट्रेंड है। फ्लोज अच्छे आ रहे हैं और अर्निंग्स जो है वो काफी मजबूत है। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में बात करो लोगों से, बहुत कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव साउंड करते हैं। तो एज लॉन्ग एज अर्निंग ग्रोथ कंटिन्यूज, आई थिंक ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन टर्म्स ऑफ हायर टारगेट्स। जो भी आएगा, आई थिंक वी शुड वेलकम विद बोथ द हैंड्स एंड पार्टिसिपेट इन द जर्नी। अच्छा, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं तुमने एक साथ इतने सारे बाजार के दिग्गजों को रख लिया है, एक काम करो, समय वेस्ट करे बिना पहले पिक्स ले लो। तो एक काम करता हूं, उसी के साथ शुरुआत करता हूं। अमरीश सर के पास सबसे पहले जा रहा हूं। अमरीश सर, वेलकम। वो मोदी मोस्ट डाइवर्सिफाइड प्लेस ढूंढने की हो रही है कोशिश, बढ़िया वाला ऐसा कोई डाइवर्सिफाइड प्ले है क्या आपकी नजर में, जो अभी भी हम रिटेल ले सकें? सर, मेरे नजर में एक डाइवर्सिफाइड प्ले है, मोस्ट डाइवर्सिफाइड इन द फाइनेंशियल सर्विसेज फील्ड, और ये है कोटक महिंद्रा बैंक। क्योंकि ये प्रेजेंट है अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन, होलसेल बैंकिंग में है, कमर्शियल बैंकिंग में है, कंज्यूमर बैंकिंग, और बाकी जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, वेल्थ मैनेजमेंट हो, स्टॉक ब्रोकिंग हो, इंश्योरेंस, दोनों लाइफ और जनरल इंश्योरेंस है, एएमसी है,
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो ऑलराउंडर कंपनी ये बैंक है ये। और इट इज अमंग द लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, क्योंकि 1612 ब्रांचेस है, 2600 के आसपास एटीएम्स है। हर एक महीने करीब 5 लाख कस्टमर्स एक्वायर कर रहे हैं, वॉक इन नहीं है, डिजिटली एक्वायर कर रहे हैं। तो काफी बड़ा कंसंट्रेशन है डिजिटल स्ट्रैटेजी पे, जिसपे मोदी जी का भी काफी फोकस है। तो इनका भी फोकस डिजिटल स्ट्रैटेजी पे है। जहां भी हम लोग देखें कि उनका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है HDFC बैंक, उनको वहां पे दिक्कत हो रही है। RBI से रैप भी मिला है उनको, पर कोटक द वे दे हैव गॉन अबाउट डिजिटल स्ट्रैटेजी, काफी सक्सेस मिला है वहां पे। और बाकी यदि मेट्रिक्स भी देखें तो आई थिंक दे हैव द बेस्ट इन क्लास लायबिलिटी फ्रेंचाइजी, काफी प्रूडेंट है अंडरराइटिंग में, स्ट्रॉन्ग कैपिटल पोजीशन है। और यदि कासा 3.2% है, टोटल कंज्यूमर एसेट्स करीब 2,64,000 करोड़ के हैं। NPAs के मामले में थोड़ा बड़ा है, बट स्टिल इट इज वेरी मच अंडर कंट्रोल। ग्रॉस NPAs करीब 3.58% है, नेट NPA 1.34% है। कैपिटल एडिक्वेसी एक्सट्रीमली गुड 23.7। और इन्होंने जो ग्रोथ भी किया है इन द पास्ट, ऑल्सो दे हैव डन थ्रू एक्विजिशन। ING वैसे बैंक इन्होंने एक्वायर किया था, काफी इंटीग्रेशन काफी स्मूथ रहा, दैट्स बीन कंप्लीटेड। और मुझे लगता है कि अभी भूख है फॉर द नेक्स्ट एक्विजिशन, तो वो शायद आई थिंक दैट शुड कम इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो शायद वो एक ट्रिगर रहेगा कोटक के लिए। बट देन इफ यू लुक एट द फाइनेंशियल्स, तो मेरा बाय रेटिंग है विद टारगेट प्राइस ऑफ 2171। बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर एक समय हम लोग को रिवाइज करना पड़ता है। So immediate target एक साल में करीब 2171 है, which is 4x book value for FY23. और if you look at the past 10 years, इनका consistent रहा है, the valuation has been at 4x book value. So I'm not giving even a premium to that. उसी रेट में जाते हैं तो 2171 होता है टारगेट। तो हिस्टोरिकल जो ट्रेंड था 4 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू, उसी को रख लें तो भी अच्छे खासे टारगेट्स यहां से नजर आएंगे, और बहुत एग्रेसिव टारगेट्स, बट ऑब्वियस है जिस लेवल पे बाजार खड़े हुए हैं बनता नहीं है। रीअसेस करना है बाजार का मूड, स्टॉक मार्केट का मोमेंटम, लेकिन फिलहाल के लिए 2171 तक के लेवल्स पॉसिबल नजर आते हैं। मैं सोच रहा था जब अमरीश ने नाम भेजा कोटक महिंद्रा बैंक, मैंने कहा बैंक को डाला, फिर मुझे भी क्लिक हुआ, इसीलिए डाला होगा कि हर तरफ पकड़ है, एक बैंक है, एक म्यूचुअल फंड है, एक इंश्योरेंस आर्म है, डिजिटल में अच्छा प्ले है, बिल्कुल ठीक। एक बढ़िया आपके सामने डाइवर्सिफाइड प्ले फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस का, उसके साथ हो गई है शो की शुरुआत। और अब मैं पार्थिव के पास जा रहा हूं। पार्थिव, ये मोस्ट डाइवर्सिफाइड आइडिया ठीक है ना, और आपके पास कौन सा स्टॉक है? शुक्रिया आशीष जी, और एक्सीलेंट आइडिया। और डेफिनेटली एक बहुत अच्छा आपने आइडिया ये दिया है कि लिंक्ड विद आवर पीएम्स विजन। गुजरात में कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है खास के आज? आप जानते हैं मेरे से बेहतर कि गुजरात ड्राई स्टेट है, कितना सेलिब्रेशन हो रहा है। मैं सेलिब्रेशन का मतलब वही थोड़ा ना होता है। कैबिनेट भी सिलेक्ट हो गया है, सब नए चेहरे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सबकी बाहर आ गई है। आप शायद ज्यादा जानते हैं मेरे से। अच्छा पार्थिव, वो सबसे बढ़िया डाइवर्सिफाइड प्ले कौन सा लग रहा है? टाटा मोटर्स मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स एट दिस जंक्चर। जैसे मैं बता रहा था कि पीएम मोदी का विजन नॉट ओनली ऑन इंडिया लेवल बट ग्लोबल लेवल पे क्लीन टेक्नोलॉजीज, डिकार्बनाइजेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे फोकस बहुत ज्यादा है। हमने रिसेंटली देखा कि जो PLI स्कीम्स आई है उसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ही ज्यादा एनकरेजमेंट दिया है। और बेसिकली टाटा मोटर्स पे बेट अभी इसीलिए नो डाउट ये स्टॉक को हम इवन ITC की श्रेणी में डालेंगे कि बहुत इजीली चलता नहीं है, लेकिन बहुत सारे चेंजेस ये कंपनी में आने वाले 2-3 साल में होने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात बताऊं तो द लीडर एट द टॉप मिस्टर चंद्रा, ही इज अ टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट, टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, और आगे जाते ऑटोमोटिव कंपनीज विल बिकम टेक्नोलॉजी कंपनीज जो बहुत ही टेक्नोलॉजी देने वाली है। और टाटा मोटर्स का जो इकोसिस्टम है, वेदर हम बात करें टाटा टेक्नोलॉजीज की, वेदर हम बात करें टाटा ऑटोमोटिव कॉर्प की, हम बात करें टाटा एलेक्सा, टाटा TCS, टाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये सब एक बहुत ही बेहतरीन इकोसिस्टम टाटा मोटर्स के पास है। टाटा पावर जैसी उसकी सिस्टर कंसर्न है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें कि EV लॉन्च कर रहे हैं लेकिन इंफ्रा नहीं है, तो वो भी आने वाले 3-4 साल में 15,000 चार्जिंग स्टेशन डालने
वाले हैं। तो फैंटास्टिक एक ईवी इकोसिस्टम बना रहे। और इवन मैं बताऊंगा कि जो स्टैंड अलोन बिजनेस है जिसमें पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है, उसमें बहुत ही फैंटास्टिक टर्न अराउंड हुआ है। 10% मार्केट शेयर हो गया है जो लास्ट ईयर 6% था। और ग्रोथ कैटेगरीज में लॉन्च कर रहे हैं, वेदर इट इज पेट्रोल कार्स, डीजल कार्स, सीएनजी एंड ईवी। तो बहुत ही ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है। आगे जाते हैं हमारा मानना है कि जिस तरह से मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि 2024-25 तक कंसोलिडेटेड लेवल का बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देंगे और उसके लिए नॉन कोर एसेट्स भी मोनेटाइज करेंगे। उनके पास टाटा टेक्नोलॉजीज का स्टेक है, टाटा फाइनेंस का स्टेक है, वो सब नॉन कोर एसेट सेल करके भी और कैश फ्लो यूज करके भी वो लोग काफी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। दूसरी अच्छी बात यह है कि जेएलआर में जो शॉर्ट टर्म इश्यूज है जो चिप शॉर्टेज के हैं, वो आई थिंक आने वाले 6 महीने के बाद हम देखेंगे कि इनके जो नए लॉन्चेस है स्पेशली जो रेंज रोवर सेगमेंट में से वो पिकअप होंगे, तो वहां से भी मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। और अच्छी बात यह है कि जेएलआर का बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लिक्विडिटी का कोई कंसर्न नहीं है, लिक्विडिटी रिच बैलेंस शीट है। तो मेरा मानना है कि इस तरह का प्ले जो बहुत ही डिवर्सिफाइड है, और आगे जाते हमारा मानना है कि इवन सीवी सेगमेंट में भी ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी। पास में अशोक लेलैंड तकलीफ दे रहा था, लेकिन अभी टाटा मोटर्स का शेयर रीगेन हो रहा है, मार्जिन्स वापस आ रहे हैं और डिमांड भी अच्छा रहेगा। सो मेरा मानना है 1 साल के अंदर ये स्टॉक 400 के लेवल की ऊंचाई डेफिनेटली पार कर सकता है। बढ़िया प्ले है, डाइवर्सिफाइड, पीवी, सीवी, अल्ट्रा प्रीमियम का वो पोर्टफोलियो, और वाकई अग्रसर है ईवी जिसकी आजकल बहुत चर्चा होती है। कई लोगों के लिए एक ही कंसर्न है, वो पुराना बैग एंड बैगेज जो कैरी कर रहे हैं। पार्थिव कह रहे हैं वो सीवी स्पेस वगैरह भी अब धीरे धीरे अच्छा मोमेंटम देगी। 400 तक के टारगेट्स के लिए टाटा मोटर्स पे लगा सकते हैं आप लोग दाव। और राहुल अरोड़ा साहब को स्क्रीन पे दिखाइए, बहुत अरसे बाद उनके दर्शन हो रहे हैं। राहुल जी स्वागत है आपका। क्विकली बताइए आपका बढ़िया डाइवर्सिफाइड वाला प्ले कौन सा है? देखिए आशीष जी, एक स्टॉक जो ध्यान में आता है जो डाइवर्सिफाइड भी है और एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चरल प्ले भी है, वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स। हालांकि हम सब इसको पिज्जा के लिए जानते हैं, लेकिन आप जानते होंगे कि करीबन 3,500-4 हजार करोड़ का एक टॉप लाइन है जुबिलेंट फूडवर्क्स का। लेकिन हाल ही में वो बिरयानी में भी एंटर कर चुके हैं, चाइनीज में भी एंटर कर चुके हैं। तो मेन जो आपकी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है पिज्जा से हटके काफी हद तक हो रही है। ये एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है इसलिए क्योंकि मार्केट लीडर है। जो हम वेस्टर्न फास्ट फूड की अगर बात करें तो ये मार्केट ही करीबन 15,000 करोड़ के आसपास का कुछ मार्केट होगा जो एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा यहाँ से। और जैसे मैं बता रहा था, जुबिलेंट फूडवर्क्स की टॉप लाइन अभी करीबन 3,500-4 हजार करोड़ की है। तो ये कंपनी अगर अगले 4-5 साल में जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम राइज होगी, ये बहुत ही मल्टीफोल्ड यहाँ से ग्रो हो सकती है। हमारे ब्रोकरेज पे अगर हम देख लें कि अगले 2 साल में हमें लगता है कि इस कंपनी का ईपीएस ट्रिपल हो सकता है। आई थिंक पिछले साल 17-18 रुपए का ईपीएस था, हमें लगता है कि FY23 में 55 के आसपास हो सकता है और वहां से भी 25-30% कंपाउंड कर सकता है। हमें लगता है कि 2 साल के बाद ये कंपनी की जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आराम से 20% बढ़ सकती है। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मिड 30s में है, अभी मिड 50s तक जा सकती है। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी 15-16% की है वो आई थिंक 35-40% के आसपास अगले 2 साल में चली जा सकती है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चरल होल्ड है। जैसे मैंने बताया, बिरयानी और चाइनीज में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दोनों इंडियन पैलेट के लिए बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन है क्योंकि मार्केट साइज दोनों बिरयानी और चाइनीज का बहुत बड़ा है। डोमिनोज हालांकि अपने आप ही काफी हद तक एक्सपैंड कर सकता है। आप देखें तो करीबन 1400 स्टोर्स के आसपास हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है राहुल जी, पता है हम पिज्जा इसीलिए क्योंकि इसके पिज्जा तो मैंने खाए हैं, वो बाकी दोनों बिजनेसेस कनेक्ट नहीं है क्योंकि खाने को नहीं मिले अभी तक। वो बिरयानी, वो चाइनीज, तो इसलिए वो कनेक्ट नहीं मिलता। लेकिन हाँ, डाइवर्सिफाइड प्ले है और वो सारे बिजनेसेस भी शायद इंडियन पैलेट के लिए आज से इवेंचुअली पिकअप होते हुए नजर आएंगे। एग्रेसिव टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर जुबिलेंट फूड, तो पीछे की चाल मत देखिएगा, उसको देखिए घबरा जाएंगे। अभी भी बहुत कुछ है जो आगे अनफोल्ड होना है, तेजी आगे भी कंटिन्यू करेगी। मयूरेश, क्विकली आपका कौन सा है डाइवर्सिफाइड प्ले? तो आशीष जी, टाटा पावर रहेगा। और मुझे लगता है आई थिंक जो इसके 3 बिजनेस सेगमेंट्स है, एक तो जो पावर जनरेशन में है, माइथॉन का इनका पावर जनरेशन प्लांट है, मुंद्रा से जो आई थिंक एक जनरेशन कैपेसिटी है और जो कोल लिंकेज के साथ थोड़ी अंडर रिकवरी जरूर है, बट ओवरऑल आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी इसके अगले कुछ वर्षों तक बरकरार रहेगी। तो आई थिंक जो इनका ईपीसी का कोर बिजनेस है, यहाँ पे ऑर्डर बुक काफी स्टेबल है, एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, एंड दैट शुड कैरी द ट्रेजेक्टरी ऑफ अर्निंग्स फॉरवर्ड। एक छोटा सा ट्रांसमिशन का भी बिजनेस है इनका, तो जनरेशन तो करती ही है, पावर ट्रांसमिशन भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो ओडिशा में इन्होंने जो एक विलय किया है विद फ्यू सब्सिडरीज,
कैपेबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अहम होता है पूरे वैल्यू चेन में। सेकेंड एंगल जो डिवर्सिफिकेशन का आता है आशीष जी, आता है रिन्यूएबल स्पेस से। तो आई थिंक जो सोलर में आई थिंक इनका एक बहुत बड़ा प्रभाव है। जो ऑर्डर बुक है दिस पॉइंट ऑफ टाइम 7,200 करोड़ का, जो सोलर पंप्स का ऑर्डर बुक है 1100 करोड़ का, आई थिंक जो रिन्यूएबल्स की तरफ एक रुझान है, मोदी जी की जो विजन है इन टर्म्स ऑफ क्लीन एनर्जी अगले कुछ वर्षों के लिए, और जो ESG इन्वेस्टिंग होती है, जो काफी इन्वेस्टर्स ग्लोबली, FIs एंड लोकली एज वेल ध्यान रखते हैं, जो तुल पकड़ेगी इवन मोर गोइंग फॉरवर्ड, इसको फोकस में रखना चाहिए। थर्ड ऑब्वियसली आई थिंक जो EV इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये चार्जिंग स्टेशन जो बना रहे हैं बहुत अहम होने वाला है। एंड देयरफॉर टाटा पावर इज वेरी वेल डिवर्सिफाइड इन द कोर बिजनेस, इमर्जिंग रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी बिजनेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस। इसके लिए इनकी जो डेट इक्विटी आशीष जी, ये 2 के नीचे आनी चाहिए ये वर्ष के लिए, और अगले 2 वर्षों में आई थिंक 1.5 के नीचे आनी चाहिए, with dividend yields expected to be maintained at 1.25-1.5%। जो ROEs को with improving cash flows और जो डाइवेस्टमेंट करेंगे नॉन कोर एसेट्स के, रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स एंड नॉन कोर, आई थिंक ये सारी चीजें आई थिंक ROEs को बूस्ट करेंगी हायर सिंगल डिजिट्स या इवन डबल डिजिट्स में। तो मुझे लगता है एक डिवर्सिफाइड प्ले टाटा पावर, बढ़िया डिवर्सिफाइड प्ले, और पावर एज अ स्पेस सबके रडार पे, और क्या आउट परफॉर्मेंस टाटा पावर से आगे भी कंटिन्यू रहेगा। 175 के टारगेट्स। हिमांक सर, वो मोस्ट डाइवर्सिफाइड स्टॉक कौन सा है? आशीष जी, मोस्ट डाइवर्सिफाइड स्टॉक जो मैंने चुना है वो पिरामल एंटरप्राइज है। और पिरामल एंटरप्राइज जैसा हम जानते हैं 2 एरिया में काफी उनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। एक तो फाइनेंशियल सर्विसेज विद फोकस ऑन हाउसिंग पार्ट, और दूसरा जो है वो फार्मा का बिजनेस है। तो हाउसिंग का जो बिजनेस है उसमें लास्ट ईयर काफी चैलेंजिंग था, उसमें काफी सारी चीजें हुई हैं। बैलेंस शीट उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दी है, दीवान हाउसिंग का जो पूरा पोर्टफोलियो था उनको मिल चुका है, तो क्लाइंट बेस नेटवर्क में बड़ा एक्सपेंशन हुआ है, प्लस जो रियल एस्टेट रिलेटेड जो स्ट्रेस था वो भी काफी हद तक रिजॉल्व हो गया है, और उसमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बिल्ड करने जा रही है कंपनी। और साथ में उसका जो फार्मा का बिजनेस है उसमें भी काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, CDMO है, क्रिटिकल केयर है, कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक का बिजनेस है। तो ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन है जहां पे हाउसिंग रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज का प्लेटफॉर्म और फार्मा बिजनेस और बहुत अच्छी ग्रोथ विजिबिलिटी। अभी रिसेंटली कॉल हमने किया था तो लगभग 20% का ग्रोथ ये साल में हम देखने जा रहे हैं, और जिस तरह का माहौल है रियल एस्टेट वगैरह में, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा ग्रोथ आएगा। तो ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे डेफिनेटली निवेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हम समझते हैं कि उसमें लगभग 20% का अपसाइड मान के हम चल सकते हैं। हमारा जो प्राइस टारगेट है वो 3100 का है। 3100 का पिरामल एंटरप्राइजेज, एक बढ़िया रियल एस्टेट और फार्मास्यूटिकल का डाइवर्सिफाइड प्ले। और मोस्ट डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स की बात हो तो ये स्टॉक की चर्चा होना तो बनता था। आ गया वो स्टॉक, हम सबका फेवरेट पोर्टफोलियो पिक, जो फाइनली कुछ करके दिखाने की तैयारी में लग रहा है। दीवान सर, कौन सा है वो स्टॉक? जी आशीष, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब कोई स्टॉक लेते हैं तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। उसी प्रकार से कोई कंपनी जो है ऐसी चुनिए, ऐसा चयन इस कंपनी का कीजिए जो खुद ही डाइवर्सिफाइड हो, ताकि कारोबार में कोई भी एक कारोबार में थोड़ी सी आंच आए, धीमापन आए, तो दूसरे कारोबार से उसको सहारा मिल सके। सो बैलेंस रहता है। और खास करके ये बड़े बिजनेसेस में, MNCs में, कंपनीज में हमने देखा है कि कई जगह बहुत फायदा भी रहा है, खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। जब आप 8-10 साल की बात करते हैं तब ये बहुत डाइवर्सिफिकेशन काम आता है। मेरे नजर में जो मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंपनी आज के मार्केट में अवेलेबल आपको है और बहुत चर्चित है, वो है ITC। अब हुआ यह है कि ITC बहुत दिनों बाद एक अलग रंग में, अलग रंगत से दिखना शुरू हुआ है लोगों को। बट जो हमेशा उसमें जो अच्छाइयां थी या स्ट्रेंथ थी, वो आप देखिए वो उसकी डिवर्सिफिकेशन से थी। एक कारोबार पे निर्भर नहीं है। टोबैको के बिजनेस में, सिगरेट के बिजनेस से जो आय आती है उसका उन्होंने डेवलपमेंट में यूज किया, FMCG में, बाकी सब प्रोडक्ट्स में। होटल्स का बिजनेस है जो थोड़ा सा अभी धीमा जरूर है हालात को देख के, लेकिन पेपर का आप बिजनेस देख लीजिए और बाकी की जो छोटे छोटे बिजनेस उनके हैं, उन सबका अगर आप समावेश करें तो एक बहुत ही बढ़िया आपको पैकेज वो मिल रही है डील की। भाई अलग कारोबार है, अलग नेतृत्व है, अलग टाइप की इसमें ग्रोथ की उम्मीद है। तो अगर ITC को कोई लेना चाहे तो वो डिवर्सिफिकेशन के एंगल से और वैल्यू के एंगल से, दोनों रूप से
मुझे लगता है बहुत बढ़िया उम्दा एक स्टॉक हो सकता है। तो इसको आप नजर में रख सकते हैं एज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड प्लेस इन द करंट मार्केट। रखना क्या है नजर में, नजर में तो था, अब आप कह रहे हैं तो चल भी जाएगा, चलना शुरू हो गया, बिल्कुल सही बात।